गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी मूवमेंट्स ऑफ द लेट 20th सेंचुरी, ब्रिटिश लिटरेचर। यानी ब्रिटिश लिटरेचर में, यानी जो ब्रिटेन का लिटरेचर है, इंग्लैंड का लिटरेचर है, उसमें जो लेट 20th सेंचुरी यानी 1940s 1950s के बाद या 1950 के बाद या उस दौरान जो है वो कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो आई हैं, आज हम वो पढ़ रहे हैं। The late 20th century in British literature witnessed a remarkable diversity of literary movements reflecting the changing landscape of society, politics, and culture. These movements reflect the complexity and richness of late 20th century British literature, a period of bold innovation, diverse voices, and deep engagement with the changing fabric of society. इस दौरान क्या हुआ है, लेट 20th सेंचुरी में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी इनोवेशंस हुई हैं और जिससे जो रिफ्लेक्ट करता है उस टाइम के चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग लैंडस्केप को, उस टाइम की सोसाइटी को, से चेंजिंग सोसाइटी को, चेंजिंग पॉलिटिक्स को और कल्चर को, और साथ ही साथ उस टाइम का जो चेंजिंग फैब्रिक था सोसाइटी का, यानी जो धागा था या जो कपड़ा फैब्रिक, सॉरी जो है कपड़े को ही कहते हैं, जो फैब्रिक से थ्रेड से बनता है, उस टाइम का जो यानी ये फैब्रिक था सोसाइटी का, ये कैसे चेंज हो रहा था, ये सब उस लिटरेचर में उस टाइम के जो है वो डिपिक्ट होता है, और ये मोमेंट्स जो हैं वो उसको लेके चलती हैं। The period was marked by formal experimentation, shifting identities, and new voices emerging from the previously marginalized communities below. और उसके बाद ये पीरियड जो है इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है काफ़ी हद तक। बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं, जॉनर्स हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आइडेंटिटीज़ शिफ्ट होती हैं, जो पहले आइडेंटिटीज़ थी विक्टोरियन टाइम पे या अर्ली 20th सेंचुरी में, वो चेंज होती हैं। नई वॉइसेस या नई आवाज़ें आती हैं। कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो मार्जिनलाइज थी, यानी जिनको जो है जगह लिटरेचर में, ख़ासतौर पर ब्रिटिश लिटरेचर में नहीं मिली, जैसे माइनॉरिटीज़ हो गए। तो वो वाली वॉइसेस अब हम यहाँ आके सुनते हैं। फर्स्ट मोमेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म dominated late 20th century British fiction with its emphasis on narrative fragmentation, metafiction, pastiche, and skepticism toward grand narratives and objective truth. The movement questioned the reliability of history and language, often using irony and self-referentiality. और इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो ज़्यादातर लेट 20th सेंचुरी में डोमिनेट रहा, मतलब सबसे ज़्यादा बोलबाला इसी का रहा। और ये ब्रिटिश फिक्शन में ख़ास तौर पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो मिलता है। इसके अंदर हम देखते हैं मेटा फिक्शन को, फ्रेगमेंटेशन को, यानी जो पुराना नैरेटिव था, यानी कहानी सुनाने का जो स्टाइल था वो टूटता है, फ्रेगमेंट होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है उसकी। और इस टाइम के जो राइटर्स थे वो पुराने नैरेटिव स्टाइल्स के खिलाफ स्केप्टिसिज्म से देखते थे, यानी शक की निगाहों से देखते थे। और सेल्फ रिफरेंशियलिटी जो है यहाँ पे हमें मिलती है। इसके जो नोटेबल ऑथर्स हैं वो हैं एंजेला कार्टर, जूलियन बार्न्स, मार्टिन एमिस और जेनेट विंटरसन। और इस पोस्ट मॉडर्निज्म के जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो की वर्क्स हैं वो हैं नाइट्स एट द सर्कस, जो कि कार्टर ने लिखी है, एंजेला कार्टर ने। फ्लॉबर्ट्स पैरट, ये बार्न्स ने लिखी है। लंदन फील्ड्स एम्बिस ने लिखी है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म यानी मॉडर्निज्म आने के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, उसके बाद जो चेंजिंग आई सोसाइटी में, कल्चर में, खासतौर पे लिटरेचर में, ये वो टाइम है। और इस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नेक्स्ट हमारे पास है सॉरी Black British literature. This movement gave voice to African and Caribbean diasporic communities in the UK,
tackling issues such as immigration, racism, colonial legacies, and identity. These writers integrated elements of oral storytelling and cultural hybridity into their narratives. और अब जो दूसरी जो उस टाइम की मोमेंट चली है जो लेट 20वीं सेंचुरी में, वो है ब्लैक ब्रिटिश लिटरेचर। यानी वो लोग जो ब्लैक थे, ब्लैक कल्चर से थे, जिनका कलर जो है ब्लैक था, और जिनको जो है आम तौर पे वाइट लोग जो हैं या कुछ वाइट्स जो हैं वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनकी वॉइसेस भी हम सुनते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में इस टाइम पे लेट 20वीं सेंचुरी में। वो वॉइसेस हैं अफ्रीकन और कैरेबियन डायस्पोरा की। यानी बहुत सारे उसमें से राइटर जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज से थे, कुछ कैरेबियन कंट्री जैसे वेस्ट इंडीज से थे, जो कि यूके में रहते थे। और उनके जो नरेटिव्स हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो नरेशंस हैं, उनमें हम इश्यूज देखते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन का, एक नेशन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, रेसिज्म के यानी रेस के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन करना, कॉलोनियल लेगेसीज। कुछ राइटर्स ने जो है अपनी कॉलोनियल लेगेसीज को जो है वो सामने एक्सप्लोर किया है, यानी जो कॉलोनियल पावर्स उनकी कंट्री में आई थी। उसके बाद इन लोगों ने जो अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन था, ज़ुबानी जो है वो कहानी सुनाने का, यानी दादा परदादा जो हैं वो आगे बच्चों को सुनाते थे और फिर वो आगे चलती रहती थी कहानियाँ। ये सब चीज़ें जो हैं ये अपनी हाइब्रिड नरेटिव्स में इन्होंने ऐड की। इंपॉर्टेंट इसके ऑथर्स हैं सैम सेल्वन, कैरल फिलिप्स, एंड्रिया लेवी, बेंजामिन जेफेने। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द लोनली लंडनर्स, सेल्वन और स्मॉल आइलैंड। तो ब्लैक ब्रिटिश लिटरेचर, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये वो मोमेंट है जिसके तहत ब्लैक राइटर्स ने जो है वो लिखना शुरू किया ब्रिटेन में, और अपनी वॉइसेस को जो है वो लाया लिटरेचर में। नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट लिटरेचर। Feminist writers challenged patriarchal narratives, explored female sexuality and agency, and highlighted gender-based oppression. This literature often incorporated postmodern and experimental forms. अब ये जो फेमिनिस्ट लिटरेचर, फेमिनिस्ट यानी ये वो आइडियोलॉजी है जिसके तहत इक्वल राइट्स फॉर वीमेन जो हैं वो डिमांड किए जाते हैं। और इसमें जो राइटर्स थे उन्होंने चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और जो फेमिनिस्ट राइटर्स थे इन्होंने चैलेंज किया पैट्रियार्कल नैरेटिव्स को, यानी पुराना जो पैट्रियार्कल यानी जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या मेल डोमिनेटेड नैरेटिव्स थे, उनको जो है चैलेंज किया। फीमेल सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया और उसकी एजेंसी, उसको जो है और ज़्यादा यूज़ किया उसकी एजेंसी को। उसके बाद जेंडर बेस्ड ऑपरेशन को जो है, यानी कैसे जेंडर बेस्ड, यानी अगर कोई वुमन है तो उसके साथ कैसे उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है और कैसे उस पर ऑपरेशन यानी उस पर जुल्म किया जाता है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर किया गया। और साथ ही साथ अलग अलग फॉर्म्स को इस लिटरेचर के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट उसके साथ किया गया। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके एंजेला कार्टर, फे वेल्डन, जेनेट विंटरसन, A.S. ब्यार। और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके द पैशन बाय विंटरसन, द ब्लडी चैम्बर बाय कार्टर। उसके बाद आ जाता है फोर्थ, हमारे पास है लेगेसी ऑफ द एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन जो ये मोमेंट है ये ऑलरेडी 1950 से पहले ही चल रही थी। और इसके तहत क्या था कि जो एब्सर्डिज्म है और जो वर्ल्ड वॉर सेकंड से वापस आए हुए जो सोल्जर्स थे, जो यंग सोल्जर्स थे, मेल सोल्जर्स जो थे, उनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी उसको इस मोमेंट में जो है वो वॉइस मिली है एंग्री यंग मैन के अंदर। Though the peak was in 1950s, its influence persisted. These works focused on the working class discontent, alienation, and a rejection of the British establishment. हालांकि 1950s में ये मोमेंट अपने पीक पे पहुंच गई, लेकिन फिर भी आगे भी 50s के बाद भी जो है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो रहा, परसिस्ट किया उसने। इसके अंडर जो है फोकस किया गया वर्किंग क्लास डिसकंटेंट पे, यानी इस मूवमेंट के अंदर जो भी लिटरेचर लिखा गया वो वर्किंग क्लास को लेके जो है वो लिखा गया। ख़ास तौर पे उसका जो डिसकंटेंट था, यानी जो उसकी डिससेटिस्फेक्शन थी लाइफ को लेके और सोसाइटी को लेके, जो एलियनेशन थी, यानी बिल्कुल जो यूथ जो है ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास का, जो ख़ास तौर पे सोल्जर्स बन के गए थे, वो जो एलियनेशन फील कर रहे थे, बिल्कुल अलग थलग फील कर रहे थे सोसाइटी से, वो जो है हमें यहाँ पे मिलती है लिटरेचर के अंदर।
और ये साथ साथ जो है रिजेक्ट करते थे ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उसकी एजेंसीज को। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके एलन सिलिटो, जॉन ऑसबॉर्न एंड रॉडी डॉयल। इंपॉर्टेंट खासतौर पे जॉन ऑसबॉर्न जो है हमने अपने सिलेबस में पढ़ा भी है। जॉन ऑसबॉर्न वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इसमें। और सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग जो है सिलिटो का नोटेबल वर्क दिया, लेकिन हम साथ में लुक बैक इन एंगर जो है उसको भी इसमें एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। फिर है स्कॉटिश लिटरेरी रिनाइंसांस। Scottish authors used literature to assert national identity and critique socio-political issues through regional dialect and working class narratives। अब यहाँ पे इस टाइम पे 1950s के बाद स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड में जो है लिटरेरी रिनाइंसांस आता है। रिनाइंसांस था जो कि इटली से स्टार्ट हुआ था 1400-1500s में। तो ये इनलाइटनमेंट माना जाता है इसको, कि जब नॉलेज के लिए इनलाइटनमेंट होती है उसको रिनाइंसांस कहा जाता है। इस टाइम पे क्या हुआ कि जो स्कॉटिश ऑथर्स थे उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी को पहचाना, अपनी स्कॉटिश आइडेंटिटी को पहचाना, उससे प्राउड फील किया। और जो चेंजिंग नरेटिव्स थे, खासतौर पे वर्किंग क्लास नरेटिव्स, उनको जो है अपने लिटरेचर में इन्होंने लाया। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके जेम्स कैलमन, इरविन वेल्श एंड एलेस्डेयर ग्रे। और की वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके ट्रेन स्पॉटिंग वेल्श का बाय वेल्श, हाउ लेट इट वाज, हाउ लेट बाई कैलमन। तो स्कॉटिश लिटरेरी रिनाइंसांस में क्या हुआ कि स्कॉटिश ऑथर्स ने कॉपी करना छोड़ दिया और अपनी आइडेंटिटी खुद बनाने की जो है इन्होंने कोशिश की। फिर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। This movement explored the lasting impacts of colonialism, cultural hybridity, migration, and national identity. It often intersected with postmodernism and magical realism. फिर उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आ जाता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का मतलब हो गया कॉलोनीज के बाद, यानी जब ब्रिटिश या जापानीज़ या फ्रेंच टाइप की जो इम्पीरियल पावर्स थी, जब इन्होंने वो नेशंस या वो कंट्रीज जो है छोड़ दी जिनके ऊपर ये जो है हुकूमत कर रहे थे, राज कर रहे थे, या कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इनकी, तो उनको छोड़ दिया। उसके बाद उन कंट्रीज़ में, उन वीकर कंट्रीज़ के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया या उनके जो पॉपुलेशन थी उसकी, उनके राइटर्स की तरफ से जो लिटरेचर लिखा गया, उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इसके अंदर जो है द लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म जो है वो एक्सप्लोर किया राइटर्स ने, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कॉलोनियलिज्म की जिससे जो है उनकी कंट्री पे जो है हमेशा फ़र्क पड़ेगा या हमेशा असर रहेगा। कल्चर हाइब्रिडिटी को जो है इन्होंने एक्सप्लोर किया कि कैसे कॉलोनियलिज्म की वजह से जो है मिक्स कल्चर हो गए और दूर मतलब अलग अलग एरियाज़ के कल्चर एक जगह आके जो है हाइब्रिड हो गए। माइग्रेशन को इन्होंने एक्सप्लोर किया है, नेशनल आइडेंटिटी को किया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक वर्क जिसको पोस्ट कॉलोनियल हम मानते हैं उसके अंदर पोस्ट मॉडर्निज्म भी हमें दिखता है और मैजिक रियलिज्म भी दिखता है। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके सलमान रश्दी, जैसे जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, हनीफ कुरैशी, जैदी स्मिथ। और की वर्क्स हैं इनके, यानी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन मैंने पहले ही बताया रश्दी का, और वाइट टीथ बाई स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट है हमारे पास मैजिक रियलिज्म। मैजिक रियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड फैंटास्टिकल elements into the realistic narratives often used by the post-colonial and feminist writers to explore myth, memory and the surreal। मैजिक रियलिज्म के अंदर क्या होता है कि रियलिटी के अंदर मैजिक को जब हम ऐड कर देते हैं या रियलिटी के खाने पे जब हम मसाला जो है वो मैजिक का डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मैजिक रियलिज्म। तो इसमें क्या किया उन्होंने कि फैंटेस्टिकल एलिमेंट्स से, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से, मैजिकल चीज़ें हैं, उनको जो है रियलिस्टिक नरेटिव्स के अंदर डाल दिया। यानी जो कहानियाँ कुछ हद तक सच थी उन नरेटिव्स के अंदर डाल दिया, जैसे कि हम मिडनाइट चिल्ड्रन के अंदर जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि मिडनाइट चिल्ड्रन जो है हम कोट कर सकते हैं मैजिक रियलिज्म में भी और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी।
इसके इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं सलमान रश्दी, एंजेला कार्टर। सलमान रश्दी का यहाँ सैटेनिक वर्सेस हैं या मिडनाइट चिल्ड्रन है, और उसके बाद द इन्फर्नल डिज़ायर मशीन्स ऑफ डॉक्टर हॉफमैन बाई कार्टर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नियो हिस्टोरिकल फिक्शन। दीज नॉवेल्स री इंटरप्रेटेड historical events or figures through a contemporary or critical lens, often questioning historical objectivity। ये जो नॉवल थे इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने आज तक सुने हैं या पढ़े हैं उनको री इंटरप्रेट किया, यानी उनको दोबारा से उनका अलग मीनिंग निकालने की कोशिश की, और एक क्रिटिकल लेंस से जो है वो इन चीज़ों को देखा, यानी बिल्कुल शक की निगाह से और तनकीद करते हुए, बिल्कुल क्रिटिसिज्म करते हुए, क्रिटिक की नज़र से जो है इनको देखा, और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन भी किया कि क्या ये सच में हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं इसके एस बेयार्ड, पीटर एक्रॉयड एंड पैट बाकर। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पोजेशन बाय बेयार्ड एंड रीजनरेशन बाय ट्रायोलॉजी बाकर सॉरी। नेक्स्ट जो हमारे पास मोमेंट है वो है लैड लिट और ब्रिट पॉप लिटरेचर, characterized by a focus on male anxieties, relationships, and pop culture in the urban settings, often humorous yet introspective। ये जो मोमेंट थी इसके अंदर जो लिटरेचर लिखा गया उसमें ज़्यादातर फोकस था मेल एंग्जाइटी पे, यानी मर्दों को जो बेचैनियाँ जो एंग्जाइटीज होती हैं वो, और उनके रिलेशनशिप्स पे। साथ ही साथ उस टाइम का जो पॉप कल्चर था, यानी पॉप म्यूज़िक और जो फेमस कल्चर होता है, फेमस जो होता है मतलब वायरल जो कल्चर जिसको आजकल हम वायरल कल्चर कहते हैं उसको पॉप कल्चर कहते थे, ख़ासतौर पे अर्बन एरियाज़ में, जो अर्बन सिटीज़ वगैरह उनमें। ये जो नरेटिव है इनका हमेशा आम तौर पर अक्सर जो है ह्यूमरस होता था, मज़ाहिया होता था, पढ़ के हंसी आती थी, लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव भी था। इंट्रोस्पेक्टिव यानी ये अपने आप से सवाल पूछने को जो है हमें कहता था। नोटेबल ऑथर्स हैं इस मूवमेंट के निक हॉर्नबी, टॉनी पार्सन्स, माइक गेल। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हाई फाइडेलिटी हॉर्नबी का, मैन एंड बॉय बाय पार्सन्स। नेक्स्ट है हमारे पास 10th जो है वो है क्वियर लिटरेचर। क्वियर यानी LGBTQ के साथ भी इसको हम लेते हैं, लेस्बियन, गे एंड बाइसेक्सुअल्स वाला जो मूवमेंट है उसके साथ क्वियर का भी आ जाता है। फोकस्ड ऑन LGBTQ+, यहाँ पे जो क्यू है, क्यू का मतलब क्वियर होता है, क्वियर का मतलब होता है यूनिक, डिफरेंट। इसकी आइडेंटिटीज़ और उसकी मार्जिनलाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, इस पे जो है वो फोकस करता है क्वियर लिटरेचर। यानी लेस्बियन या गे या बाइसेक्सुअल जो नरेटिव्स हैं या ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जो लोग अपने आप को मतलब इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या नरेटिव है, उनकी क्या सोच है, वो उनकी लाइफ्स कैसी हैं, उनकी ज़िंदगियों के किस्से कैसे हैं, वो सब इस क्वियर लिटरेचर के अंदर फोकस होता है। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके एलन हॉलिंगर्स्ट एंड जेनेट विंटरसन। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द लाइन ऑफ ब्यूटी हॉलिंगर्स्ट का, ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट बाय विंटरसन। उसके बाद मिनिमलिज्म या डर्टी रियलिज्म इसको कहते हैं। मिनिमलिज्म बेसिकली वो है कि जिसमें कम से कम रिसोर्सेज से जो है वो हम अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, वो मिनिमलिज्म। या किसी भी चीज़ के अंदर कम से कम जो चीज़ बेसिक चीज़ जो ज़रूरी है वही उसी को लिया जाए, ये मिनिमलिज्म की आइडियोलॉजी है। मिनी का मतलब मिनिमम से निकला है, मिनिमम यानी कम। मिनिमलिज्म मतलब वो आइडियोलॉजी जो ये कहती है कि किसी भी चीज़ के अंदर जो मिनिमम चीज़ें हैं उन्हीं से गुजारा करना चाहिए। मार्क्ड बाई स्पेयर प्रोज एंड अनएडॉर्न्ड डिपिक्शंस of everyday life, often focused on disillusionment and marginal characters। जो मिनिमलिज्म का जो लिटरेचर है या इसके तहत जो लिटरेचर लिखा गया है या डर्टी रियलिज्म लिखा गया है, उसके अंदर जो एवरीडे लाइफ की डिपिक्शन है, यानी जो दिखाया गई है एवरीडे लाइफ, वो अनएडॉर्न्ड है। अनएडॉर्न्ड मतलब उसको सजाया वगैरह नहीं है, यानी जैसा है वैसा ही हूबहू जो है उसी तरीके से बयान किया गया, ना ही ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, ना पॉम्प वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, और सिर्फ जो है कैरेक्टर्स पे जो है फोकस किया गया है और उनके डिसइल्यूजनमेंट पे। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके गॉर्डन बर्न, अर्ली इयान मैकिवन, और इनके वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इस मिनिमलिज्म के फर्स्ट लव, लास्ट राइट्स बाय मैकिवन और एल्मा कोगन बाय बर्न। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो मोमेंट मल्टी कल्चरल एंड डायस्पोरा लिटरेचर।
यानी वो लिटरेचर जो कि उन लोगों ने लिखा जो कि प्रॉपरली ब्रिटिश नहीं थे, और वो जो है बाहर से आके जो है ब्रिटेन में जो है वो आके बसे, और उसकी वजह से जो मल्टी कल्चरलिज्म जो है आया है, मल्टी कल्चर यानी कल्चर जो ब्रिटेन का है मल्टी कल्चर हो गया है, उसकी जो वॉइस है। दीज वर्क्स रिफ्लेक्टेड ब्रिटेन्स ग्रोइंग डाइवर्सिटी एंड एड्रेस्ड इशूज ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, इंटरजनरेशनल कन्फ्लिक्ट एंड बिलोंगिंग। ये वर्क्स जो हैं जो इसके अंदर लिखे गए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं उन चीज़ों पे जो कि ख़ास तौर पे जो कि ब्रिटेन के अंदर बढ़ती हुई डाइवर्सिटी, यानी ब्रिटेन के अंदर अब ब्लैक और एशियन और इस टाइप अलग अलग टाइप के रेस के लोग भी जो है वो रहने लग गए थे, तो इससे जो है वहाँ पे डाइवर्सिटी आ गई थी। और ये कल्चर आइडेंटिटी को इशू, जैसे इशू को जो है वो एड्रेस करता है। इंटर जनरेशनल यानी दो जनरेशन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट रहता है उसको भी ये मतलब स्टडी करता है, एक्सप्लोर करता है। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके मीरा सयाल, हनीफ कुरैशी एंड जैकी के, और की नोटेबल वर्क्स हैं इसके लाइफ इजंट ऑल हा हा ही सयाल ने लिखा जो, और ट्रम्पेट जो कि जैकी के ने लिखा है। नेक्स्ट मोमेंट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड अवांट गार्डे राइटिंग। Pushed the boundaries of narrative structure and language, often abandoning linear storytelling। इसने क्या किया कि जो नरेशन की जो टेक्निक थी कहानी सुनाने की, किस्सा सुनाने की, उसकी बाउंड्रीज को पुश किया, उसको और दूर ले गए, और नए स्ट्रक्चर्स को जो है वो इनोवेट किया, लैंग्वेज को इनोवेट किया। और जो लीनियर स्टोरी टेलिंग थी यानी एक किस्सा एक शुरुआत हुई, फिर मिडल आया, फिर एंड आया, इसको जो है इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने अब क्या किया, मिक्स किए इनोवेशंस। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके B.S. जॉनसन, क्रिस्टीन ब्रूक रोज, एन क्विन, और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके द अनफॉर्चुनेट्स बाय जॉनसन और बिटवीन बाय ब्रूक रोज। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफिक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। Stories that are self aware and often comment on their own narrative process, challenging the concept of authorial authority। मेटाफिक्शन यानी फिक्शन के परे, यानी फिक्शन है लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की गई हैं जो पहले नहीं हुई थी, और इसके अंदर जो स्टोरीज़ हैं वो खुद अवेयर रहती हैं, या राइटर खुद अवेयर रहता है कि कैसे स्टोरीज जो हैं वो स्टोरी टेलिंग होगी और कैसे नरेशन होगी। और इसके अंदर ऑथोरियल अथॉरिटी जो है वो चैलेंज की गई, यानी पहले जो है रीडर जब पढ़ता था स्टोरी को तो वो ऑथर को अथॉरिटी मानता था, ऑथर की, कि लिखने वाले की मैं अथॉरिटी मानो, लिखने वाले को, राइटर को जो है वो इंपॉर्टेंट समझता था। लेकिन इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को चैलेंज कर दिया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, रीडर इंपॉर्टेंट है, राइटर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके जूलियन बार्न्स, अलेस्टेयर ग्रे। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके लेनाक बाय ग्रे एंड फ्लॉबर्ट्स पैरेट बाय बार्न्स। उसके बाद है इको लिटरेचर, इन्वायरमेंटल राइटिंग। इको लिटरेचर यानी इको फ्रेंडली से ही निकला है, कि ऐसा लिटरेचर जो कि प्रमोट करे इको फ्रेंडलीनेस, कि हमने नेचर के साथ जो है वो फ्रेंडली बिहेव करना है। फोकस्ड ऑन नेचर, इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ऑफन ब्लेंडिंग साइंस, पोइट्री एंड एक्टिविज्म। इसने इस लिटरेचर में जो है नेचर पर ज़्यादा फोकस होता है, इकोलॉजिकल अवेयरनेस जो है उस पर, यानी हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं नेचर के साथ, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सारी चीज़ें, और कैसे हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, उस पे ये चीज़ें ये लिटरेचर फोकस करता है। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके टेड ह्यूग्स, उनके जो लेट वर्क्स थे, और कैथलीन जेमी। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि बर्थडे लेटर्स बाय ह्यूग्स, ह्यू का जो है वो बर्थडे लेटर, और फाइंडिंग्स बाय जेमी। उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न रिनाइसांस एंड रीजनल रियलिज्म। Celebrated the voices and landscape of northern England, Wales, Scotland, often incorporating local dialect in working class concerns। ये जो मोमेंट थी ये उससे लिंक्ड है स्कॉटिश जो रेनाइसांस हमने पढ़ा, और बेसिकली पहले, इससे पहले तक ज़्यादातर फोकस जो है वो लंदन के इर्द गिर्द और साउथ इंग्लैंड पे जो है वो रहता था, और वहाँ के राइटर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, या उन्हीं का ज़्यादा नाम होता था, उन्हीं को लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते थे या पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि नॉर्दर्न इंग्लैंड वाले भी जो हैं वो
और ज़्यादा फिरियोशसली जो है वो लिखने लग गए, और इन्होंने ये मोमेंट चलाई कि इनको भी जो है इम्पोर्टेंस मिले, वेल्स के राइटर्स ने, स्कॉटलैंड के राइटर्स ने, और इसके अंदर उन्होंने लोकल डायलेक्ट्स को जो है वो ऐड किया, यानी जो प्रॉपर मिडलैंड लंदन इंग्लिश है उसको इन्होंने छोड़ दिया, और अपनी जो इंग्लिश इनकी थी जैसे स्कॉटलैंड की है या वेल्स की है, और उसके अंदर जो इनका लोकल डायलेक्ट था या लोकल जो वर्ड्स की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन थी वो चीज़ इन्होंने उसके अंदर डाली। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके बैरी हाइंस, डेविड पीस एंड जेनिस कैलोवे। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इसके आ कैस्ट्रल फॉर अ ना। नेक्स्ट है हमारे पास गोथिक रिवाइवल और न्यू गोथिक, री इमेजिन्ड Gothic tropes with a modern or feminist twist, madness, the uncanny, and bodily horror were common themes. अब लेट 1950s या उसके बाद जो है गोथिक का रिवाइवल हुआ है। गोथिक मतलब पहले भी था, रोमांटिक एज के आसपास जो है उसका सॉर्ट ऑफ रिवाइवल हुआ था, और उस टाइम बड़ा ही जैसे फ्रैंकेनस्टाइन है मैरी शेली का, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। अब यहाँ पे आके दोबारा से उसका रिवाइवल होता है, और इसमें वही जो अनकैनी है, मैडनेस है और गॉथिक है, यानी गोस्ट को लेकर, भूत प्रेत वगैरह इन चीज़ों का जो है वो दोबारा यूज़ हुआ है, लेकिन इसके अंदर फेमिनिस्ट ट्विस्ट का भी यूज़ किया है, यानी फेमिनिज्म भी डाला गया है बीच में, और नए थीम्स जो हैं वो डाले गए। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके एंजेला कार्टर, पैट्रिक मैकग्रैथ एंड A.S. बेयार्ड। और की वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द ग्रोटेस्क बाय MC क्रैथ या मैकग्रैथ, द ब्लडी चैम्बर बाय कार्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो मोमेंट है वो है वर्किंग क्लास एंड प्रोलिटेरियन लिटरेचर। अब मार्क्सिज्म के अंडर या कम्युनिज्म के अंडर जो है दो टर्म्स आती हैं, एक का नाम होता है एक का नाम है प्रोलिटरेट, एक का नाम है बोर्जो। प्रोलिटरेट जो है वो जो गरीब लोग हैं, वर्किंग क्लास है, उनके लिए यूज़ होता है, और बोर्जो जो है वो एलीट क्लास के लिए, हाई क्लास के लिए यूज़ होता है। तो अब एक मोमेंट इस टाइम पे भी चली, क्योंकि मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म काफ़ी फेमस हो गया था, तो ब्रिटेन में भी काफ़ी फेमस हुआ। तो इस मोमेंट के तहत, इस मोमेंट के अंडर जो है राइटर्स ने फोकस किया ऑन द लाइव्स ऑफ वर्किंग पुअर, लेबर पॉलिटिक्स एंड सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी। राइटर्स ने जो है वर्किंग क्लास, जो गरीब लोग थे या गरीब पुअर थे, उनकी लाइफ्स के ऊपर फोकस किया, लेबर की पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस किया, यूनियंस के ऊपर फोकस किया, सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी यानी जो सिस्टम इनइक्वालिटी जो है वो ऑलरेडी बनाए रखता है उसके ऊपर इन्होंने बात की। ऑफन रियलिस्ट एंड पॉलिटिकली इंगेज्ड। आमतौर पे ये राइटर जो हैं वो रियलिस्ट थे, रियलिज्म यानी रियलिटी को अपनी राइटिंग में लाते थे, और पॉलिटिकली इंगेज थे यानी किसी ना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ लिंक करते थे, खासतौर पे कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म। नोटेबल ऑथर्स हैं इसके पैट बाकर, एलन सिलिटो एंड जेम्स केलमन। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द रीजनरेशन बाय बाकर, द मैन हु वॉक्स बाय केलमन। उसके बाद हैं टेक्नो डिस्टोपियन या साइबर लिटरेचर। नाम से ही पता चल जाता है, टेक्नो का मतलब टेक्नोलॉजी, डिस्टोपियन यानी एक ऐसा वर्ल्ड, ऐसी दुनिया जो कि हमारे इस वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट हो, उसके डिफरेंट रूल्स हो। एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल एंड सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफन सेट इन ब्लीक स्पेकुलेटिव फ्यूचर्स। ये जो है इसमें जो जैसे हंगर गेम्स जो है मूवीज़ जो है वो ऐसी लिटरेचर के अंदर आती हैं, हंगर गेम्स जो नावल है वो भी इसी के अंदर आता है। तो डिस्टोपियन लिटरेचर के अंदर जो है फ्यूचर में वर्ल्ड कैसा होगा, वहाँ उस टाइम रूल्स कैसे होंगे, ये सब जो है एक्सप्लोर किए जाते हैं। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने लगी थी, तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया। इसलिए हम जब देखते हैं बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो हैं वो फ्यूचर की जो दिखाई जाती हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ होता है। नोटेबल ऑथर्स थे इसमें J.G. बैलार्ड एंड विल सेल्फ, और इसमें क्रैश जैसे कि बैलार्ड ने लिखा, और ग्रे टेप्स लिखा है सेल्फ ने। उसके बाद नेक्स्ट जो मोमेंट है वो है परफॉर्मेंस पोइट्री, स्पोकन वर्ड रिनाइसेंस। Revived the oral tradition of poetry through live performance. Themes often included anti-racism, urban life and political activism. इसके अंदर जो पोइट्री, जो पुराने टाइम पे जो पोइट्री बोली जाती थी ओरली, यानी
गा गा के सुनाई जाती थी, लिखा ज़्यादा नहीं जाता था और उसको परफॉर्म किया जाता था, उस पर ज़्यादा फोकस हुआ। और इसके अंदर जो थीम्स थी वो हैं एंटी रेसिज्म और अर्बन लाइफ की और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की। एंटी रेसिज्म यानी रेसिज्म के खिलाफ, अर्बन लाइफ यानी सिटीज़ की लाइफ, और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के किसी ना किसी आइडियोलॉजी का जो है वो हर पता भी होना चाहिए और पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए। नोटेबल फिगर्स हैं इसकी बेंजामिन जेफेनिया, लिंटन क्विसी जॉनसन, और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इसके प्रोपागेंडा बाय जेफेनिया, ड्रेड बीट एंड ब्लड बाय जॉनसन। तो ये थी आपकी लिटरेरी मोमेंट्स।